नव मार्क्सवाद पारंपरिक मार्क्सवाद से किन अर्थों में अलग है? बिहार के कई यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे 7-7 सालों में भी बच्चों को डिग्री नहीं मिल पाती है ग्रेजुएशन की। क्या कारण है? ज़्यादातर जो क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स हैं वो ठंडे प्रदेशों में ही क्यों हैं? आप बताइए कि अगर आपको बिहार के बारे में कुछ बदलने की शक्ति दे दी जाए जी मैम, तो आप क्या बदलना चाहेंगे और क्या चीज़ एज इट इज़ रहने देना चाहेंगे? चीन हमला करके ताइवान पर अपना नियंत्रण कर सकता है। मान लीजिए चीन नियंत्रण कर ले जी सर, तो जापान के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए जी सर क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं? मैं एक मिनट सर। जी आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप शशि शेखर हैं? जी सर। शशि, अपना परिचय दीजिए हमें। सर मेरा नाम शशि शेखर है। मैं बिहार के जहानाबाद जिले का निवासी हूँ। गांव के पास से सिद्दीका स्कूल से मैंने स्कूलिंग पूरी की है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज से मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन पूरी की थी। पिछले 4 सालों से मैं एक एडटेक कंपनी में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। एडटेक कंपनी में? जी सर। ठीक है। और अब तैयारी कैसे करते हैं फिर नौकरी करते हुए? सर काम के बाद मैं शाम में और सुबह जल्दी उठकर थोड़े समय निकाल के तैयारी करता हूँ। ठीक है। और अभी आपकी आयु क्या है? सर मेरी 31 ईयर्स है। 31। आपको नहीं लगता कि आपने काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया इस परीक्षा की तैयारी में? सर मैं जब आया था तैयारी करने तो मेरा उद्देश्य ये था कि 3 से 4 सालों तक मैं इस तैयारी को दूं, और अगर उसके बाद नहीं होता है तो मैंने कुछ जो घर की आर्थिक परिस्थितियां थी तो मैंने सोचा था कि उसको थोड़ा मजबूत करूंगा। तो 2017 को मैंने लास्ट एग्जाम दिया था। उसके बाद मैं 4 से 5 साल काम कर रहा था। फिर मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे तो मैंने इस साल फिर एग्जाम दिया। शशि शेखर का मतलब क्या होता है? सर शशि शेखर का मतलब होता है कि जिसके शेखर पे शशि हो, मतलब जिसके माथे पे चंद्रमा हो, दैट मीन्स शंकर भगवान। माथे पर चंद्रमा होना एक मुहावरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि माथे पे चंद्रमा को धारण करना एक बहुत ही अच्छी मनहैसियती होती है। क्या मतलब होता है इस चीज का कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो माथे पर चंद्रमा धारण कर लीजिए? इस वाक्य में क्या भाव है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, चंद्रमा चूंकि शांति का प्रतीक है, तो अगर माथे पे चंद्रमा धारण किया जाए दैट मीन्स कि आपको शांतिपूर्वक मस्तिष्क से निर्णय लेने की भाव है। तो चूंकि शंकर भगवान को कंठ में एक 20 का बास माना जाता है और माथे पे चंद्रमा है, दैट मीन्स कि वो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं शांति का बोध रख के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो मुझे लगता है सर इससे जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि चंद्रमा हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। जी सर। इस समय भारत के कितने सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, कितने हैं इस समय जो स्पेस में हैं? सर एग्जैक्ट संख्या सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। कुछ रफ आइडिया? सर सरकारी सैटेलाइट्स मैं गेस करूं सर कितना है इसमें? सर सरकारी सैटेलाइट्स मुझे लगता है कि 400 से 500 के बीच में होंगे। ठीक है। सैटेलाइट्स कितने प्रकार के हम यूज कर रहे हैं आजकल? उनकी कक्षा के आधार पे सर? कक्षा के आधार पे। जी सर। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सर हमारे सैटेलाइट्स हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सर सैटेलाइट्स हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है और हायर अर्थ ऑर्बिट में सर। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो आमतौर पर किस ऑर्बिट में होते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट में सर। क्या उससे अब तक रिजल्ट्स निकले हैं हमारे सामने? मतलब जो रिमोट सेंसिंग है, जी सर, क्या उससे कोई ऐसा अभूतपूर्व परिणाम निकला जितना हमने कॉस्ट उस पर लगाई, कोई बेनिफिट मिला हो वैसा? सर बिल्कुल। जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उससे जो हमें डाटा मिला है और डाटा के माध्यम से जो हमने मानचित्र तैयार किए हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे कृषि के लिए, शहरी प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके कॉस्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। कैसे काम करता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, थोड़ा समझा के बताइए। सर उसमें कई प्रकार के कैमरे लगे होते हैं, डिफरेंट एंगल से कैमरे लगे हुए होते हैं। तो उन कैमरों के माध्यम से एक मानचित्र लिया जाता है जिसमें अलग अलग कंटूर्स के तहत जो उसके ज्योग्राफिकल टेरेन है उसमें हाइट देखा जाता है, या फिर उसकी जो अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं कि उसमें पानी क्या है, आर्द्रता की क्या स्थिति है, वो सारे वनस्पतियों की क्या स्थिति है, तो उसको एक मुझे लगता है कि सर इसका डाटा संग्रहण करके एक प्रोसेस किया जाता है। लेकिन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक पर्पज ये भी है कि जमीन के अंदर कौन से खनिज छिपे हैं उसका पता लगाना। वो कैसे पता लगाते होंगे? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि उसमें भी सर कैमरे का ही रोल है। आइदर उसमें इंफ्रारेड कैमरे होते होंगे, मुझे स्पष्ट जानकारी का सर सॉरी मैं। ऑपरेशन चंद्रयान जो हमारा फेल हुआ, इतना खर्चा हमने उस पर किया, तो हमें चंद्रमा पे जाने की जरूरत ही क्या है? ऐसा कई लोगों ने सवाल उठाए कि चंद्रयान पर इतना खर्च हम क्यों कर रहे हैं। आपकी राय में ये क्यों जरूरी है? सर इसको सिर्फ चंद्रमा पर अन्वेषण के हिसाब से खर्च को नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जितने भी वैज्ञानिक खोज हैं और जो हमारे खास करके स्पेस रिसर्च हो रहे हैं भारत में,
तो उस स्पेस रिसर्च में जो हम लोग खर्च कर रहे हैं तो उसमें अदर जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे कैसे हम लोग सीवरेज पानी, जो गंदे पानी है उसको कैसे प्रोसेस करें ताकि वो अंतरिक्ष में कल के डेट में मानव मिशन में सहायता हो सके, तो उसका वर्तमान में कैसे यूज होता है। साथ ही साथ जो अलग अलग वैज्ञानिक शोध है, तो मुझे लगता है सर कि जो उस पर राशि खर्च होती है वो वैज्ञानिक शोध में उसका एक जो दूरगामी प्रभाव है उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा के आधार पर हम ज्योतिष विज्ञान को सही साबित कर सकते हैं। जी सर। क्योंकि ज्योतिष पे लोग डाउट ये करते हैं कि ग्रहों का प्रभाव किसी मनुष्य पर क्यों पड़ेगा। जी सर। लेकिन फिर तर्क ये है कि चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जी सर। तो जिस समुद्र में ज्वार भाटा एक दूरगामी उपग्रह के आधार पर आ सकता है, तो मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्या आप चंद्रमा आधारित इस तर्क से ज्योतिष विज्ञान को एक प्रामाणिक विज्ञान मानने के पक्ष में है? सर व्यक्तिगत तौर पे मैं इसमें न्यूट्रल अवस्था में हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है कि मैं ज्योतिष को सही कह सकूं या गलत कह सकूं। लेकिन चूंकि यह काफ़ी प्राचीन शास्त्र है और भारतीय ऐतिहासिक रूप से इसमें काफ़ी कार्य हो रखे हैं, तो मुझे लगता है सर कि इस पर अगर शोध किया जाए तो कुछ न कुछ जरूर रिलेशन निकल कर आएगा। लूनर मंथ और सोलर मंथ में क्या अंतर है? सर सोलर मंथ सूर्य की गति परिक्रमण और घूर्णन परिक्रमण से जुड़ा हुआ है पृथ्वी के, और लूनर मंथ सर चंद्रमा जो पृथ्वी पे घूमती है उससे जुड़ा हुआ है। आप गूगल अर्थ देखते हैं, साइकिल चैंपियन हैं और विलेज वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। जी सर। सेंटिनल आइलैंड की क्या कहानी है? सर नॉर्थ सेंटिनल और साउथ सेंटिनल दो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आइलैंड्स हैं। उसमें सर जारवा नाम की जातियां रहती हैं, जनजाति रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से काफ़ी कम संपर्क है। आप एकदम श्योर हैं कि वहाँ जारवा जाति रहती है सेंटिनल आइलैंड पे? सॉरी सर, शायद मैं गलत बोल गया, सेंटिनीज रहती है, या मैं सर स्पष्ट रूप से सेंटिनलीज। हाँ जी सर। क्या खास बात है उसके बारे में, उस जनजाति के बारे में क्या खास बात है? सर मैंने स्पष्ट सूचना तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने एक ओवरऑल पढ़ा है उसके हिसाब से बाहरी दुनिया से उनका, सारी जनजातियों का, अंडमान में जो प्राचीन जनजातियां उनका बाहरी दुनिया से कम संपर्क है। तो जो आधुनिक समाज है और आधुनिक समाज के जो मूल्य हैं उनका उनसे जुड़ाव कम है। शिक्षा, सामाजिक जितने भी संकेत है उन पे पिछड़ा। करीब 2-3 साल पहले एक अमेरिकी पादरी आया था उस द्वीप पर जाने के लिए, क्या घटना थी वो? सर मैंने उनकी कहानी पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने धर्मांतरण और ईसाई अपना जो धर्म है उनको, सॉरी सर धर्मांतरण करना उचित नहीं होगा, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर वो चाहते थे कि जनजातियों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो उन्होंने कई बार कोशिश की थी उस द्वीप पे जाने की। एक बार वो सक्सेसफुल भी हुए थे, लेकिन जनजातीय के लोग बाहरी लोगों के प्रवेश को साधारणतः फ्रेंडली फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो उन्होंने तीर धनुष लेकर हमले भी किए थे। तो उन्होंने दूसरी बार भी कोशिश की, तो इस प्रक्रम में सर वो मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। जी सर। ठीक है सर, पूछिए। थैंक यू सर। आपने बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, पटना साइंस कॉलेज से। 2008 से 2012 का आपका सत्र था। 2009 से 12 ग्रेजुएशन सर। आपने 2008 से 2012 का लिखा है। 2006 से 8 सर मेरा इंटर था। तो 3 साल में आपने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। जी सर। क्या कारण है पटना साइंस कॉलेज में 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, वहीं बिहार के कई यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे 7-7 सालों में भी बच्चों को डिग्री नहीं मिल पाती है ग्रेजुएशन की? क्या कारण है? सर सबसे पहला कारण तो मैं इसमें यह मानता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, एकमात्र पटना वुमेंस कॉलेज है। तो सारे के सारे कॉलेज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और संख्या बहुत ही कम है। जैसे साइंस के लिए सिर्फ साइंस कॉलेज है और महिलाओं के लिए मगध महिला कॉलेज, आर्ट्स के लिए पटना कॉलेज। तो बाकी विश्वविद्यालयों की तुलना में इसके पास जो प्रशासनिक कार्यभार है वो कम होता है, तो ये अपने सत्र को नियमित कर पाते हैं। दूसरा सर सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें शिक्षकों और जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी सर बाकी विश्वविद्यालय के मुकाबले पटना विश्वविद्यालय में ठीक है सर। ठीक है। आपने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि आपके पिताजी ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत रहे हैं। मुझे बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। जी सर। तो पेमेंट बैंक किस बैंक को कहा जाता है? क्या पेमेंट बैंक फुल फ्लेज बैंक होता है? यदि नहीं तो किन किन क्राइटेरिया पे किसी बैंक को पेमेंट बैंक कहा जा सकता है? सर पेमेंट बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन वो लोन नहीं जारी करते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करते हैं। तो सबसे मूलभूत अंतर सर पेमेंट बैंक और फुल फ्लेज बैंक में ये कि वो जमा तो स्वीकार करते हैं और अंतरण ट्रांसफर की सुविधा भी देते हैं IFSC कोड के माध्यम से, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते और लोन नहीं बांटते हैं। तो सर यह वित्तीय समावेशन के लिए उठाया गया कदम था जिसमें लोग
अपने जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इंडियन पोस्ट, जी सर, जब से ये जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ लगभग इरेलीवेंट हो गया, लेकिन उसने अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया ताकि लोगों में पेनिट्रेशन हो पाए। क्योंकि आप देखिए कि पोस्टल सर्विसेज का जो नेटवर्क है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री है। तो आप कुछ ऐसे माइलस्टोन्स इनिशिएटिव्स के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने हेल्प किया है इंडियन पोस्ट को रेलिवेंट रहने में? सर, सबसे बड़ा कदम तो जैसा कि आपने कहा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, कि जो डाकघर की पारंपरिक छवि है कि यह सिर्फ चिट्ठी पत्री को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आधुनिक रूप से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में डिजिटल बैंकिंग सेवा तक पहुंच अपना स्थापित कर रहा है। ठीक है। दूसरा सर, अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ गवर्नमेंट इंडिया पोस्ट का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जितने भी सरकारी ई मार्केट प्लेस पे सुविधाएं हैं उनका वो वितरण करेंगे। तीसरे सर, कई सारे क्षेत्रों में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ उनका कोऑपरेशन वर्तमान में हो रहा है ताकि जो इनकी डिलीवरी सर्विस है वो सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंच सके। बात पूछिए। शशि जी, राज्यसभा ने कुछ वक्त पहले एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास किया था, किस बारे में था ये? मैम, जो एनर्जी दक्षता है जो हम लोग यूज करते हैं जितने भी ऊर्जा के स्वरूप जैसे बल्ब, पंखे, एसी, फैन वगैरह, तो उसमें कैसे इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ कैसे ग्राहकों को मतलब कैसे उपयोग करना चाहिए, उससे बारे में संबंधित था। इसमें कुछ कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट्स का भी जिक्र था। मैम, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है बट कार्बन क्रेडिट और मुझे पता है उसमें क्या होता है कार्बन क्रेडिट। मैम, जो कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज़ के उपयोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसकी 1 टन के वैल्यू की गणना करके उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। इसकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है ट्रेड मार्केट में? मैम, जहाँ तक मुझे ध्यान आ पा रहा है, एक पावर एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, उनके द्वारा उस ट्रेडिंग एक्सचेंज के माध्यम से इस कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाता है। हम जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस UNFCCC और क्लाइमेट फाइनेंस की, तो इस पे बहुत वक्त से बात हो रही है, लेकिन कुछ भी मजबूती के साथ कुछ भी प्रपोजल आ नहीं पाया क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। क्या कारण है कि यहाँ पे क्यों लैग कर रहे हैं लगातार हम? मैम, इसमें कहीं ना कहीं विकसित और जो विकासशील देश हैं, विकासशील और अल्प विकसित दोनों का जो समूह है, उनके बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं। विकसित और विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं वो सामूहिक तौर पे हम मांग करते हैं कि चूंकि यह विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी रही है कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगिकरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CBDR की बात कर रहे हैं आप? जी मैम, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर फाइनेंस की मात्रा को लेकर मतभेद रहा है कि इसकी मात्रा की गणना कैसे की जाए। अभी कुछ कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो पिछली मीट हुई है उसमें? जी मैम, बिल्कुल, एक टाइमलाइन निर्धारित किया गया है इस संदर्भ में। यूरोपियन यूनियन ने कुछ कमिटमेंट भी दिया है। सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने बताया कि CBDR की वजह से ये मसला जो है ये अटका हुआ है UNFCCC के थ्रू। WEF की एक मीट हुई अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस में, जी मैम, जो कि एक इकोनॉमिक फोरम था, पर वहाँ पे इस मुद्दे को आसानी से हल कर दिया गया। ये कैसे हुआ कि एक ट्रेड मीट ने इतने आसानी से काम कर लिया जो क्लाइमेट मीट कर नहीं पा रही है इतने सालों से? मैम, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं पर्यावरण से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि वर्तमान में G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो उसमें भी भारत का एक प्रमुख जोर क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस पे है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी शायद यह रुख अपनाया गया कि अगर हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए एक ठोस कदम जल्दी नहीं उठाते हैं तो अर्थव्यवस्था पर भी उसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। WEF के हाइलाइट्स देखे थे जो भी कंक्लूजन निकला उस मीट के बाद क्लाइमेट एग्रीमेंट्स पे? मैम, मैंने न्यूज़ में पढ़े हैं उसके, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान है उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि हम बिटकॉइंस की बात करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग की बात करते हैं, ज़्यादातर जो क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स हैं वो ठंडे प्रदेशों में ही क्यों हैं? मैम, चूंकि क्रिप्टो जो माइनिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क की एक श्रृंखला का यूज किया जाता है, बहुत ही एक जटिल एल्गोरिदम के माध्यम से कॉम्प्लिकेटेड गणितीय कुछ जो एल्गोरिदम होता है उसको हल किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क का इस्तेमाल होता है
और जितने कंप्यूटर्स का नेटवर्क इस्तेमाल होगा उसमें कहीं ना कहीं डाटा संग्रहण के साथ साथ डाटा प्रोसेसिंग में हीट का जनरेशन होता है। तो अगर वो ठंडे प्रदेशों में रहेंगे तो उनको अगर ज़्यादा हीट है तो उनको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैम वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ताकि उनका तापमान नियंत्रित रह सके। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आप जब देखते होंगे वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज तो आपको ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि कैसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना उस डॉक्यूमेंट्री को पूरा डायरेक्ट किया गया है, तो कैसे करते हैं? आपको कुछ टेक्निक्स पता है कि वाइल्ड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब ना और उसे इंटरेस्टिंग भी बना दिया जाए? जी मैम, मैं एक ऐसे अनुभव का साक्षी भी रहा हूँ। जैसे जितने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा कैमरे का इस्तेमाल होता है और कैमरे की जो क्षमता होती है, फोकल लेंथ होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग एंगल पे कैमरे इंस्टॉल करते हैं, जिसमें नाइट विजन कैमरे भी होते हैं, मोशन सेंसर कैमरे भी होते हैं। तो उनके द्वारा, और एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज को बनने में हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने का भी समय लगे। खास पार्टिकुलर एक टारगेट करते हैं किसी जीव को, तो उसके सारे मूवमेंट को ट्रैक करने का। और तो ये कैमरे डिस्टर्ब नहीं होते वेदर से या बाकी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट से? मैम, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। आउटर मटेरियल उनका कहीं ना कहीं वाटर रेसिस्टेंट और ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ वो वाइल्ड लाइफ उनको देख ना पाए उसके लिए उसके रंग को कैमोफ्लेज तरीके का रखने का प्रयास किया जाता है। ये बताइए कि हमने टाइगर सेंसस जब किया था, हमने ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की थी जिससे टाइगर को डिस्टर्बेंस ना हो। कौन कौन सी टेक्निक्स थी? मैम, एक तो पारंपरिक पंजों के तहत पंजों की गणना और उसके आकार को जांच के तय किया जाता है कि ये पंजे एक ही बाघ के अलग अलग बाघ के हैं। दूसरा मैम, अभी वर्तमान में ड्रोन सर्वेक्षण भी कई सारे टाइगर रिजर्व में यूज हुआ जा रहा है। और तीसरा मैम, एक कुछ जो नए जो टाइगर रिजर्व हैं या जो टाइगर रिजर्व में जो नए बाघ छोड़े जाते हैं या जो नए बाघ जन्म लेते हैं, तो उनके गले में एक डिवाइस रखी जाती है जिससे उनको ट्रैक करना किया जाता है। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। जी मैम। एक समुद्रयान मिशन भारत ने लॉन्च किया है, एक तो इसके क्या एम है और इसमें एक ओ स्मार्ट करके कुछ है, वो क्या कॉन्सेप्ट है ओ स्मार्ट का? मैम, इसके उद्देश्य के बारे में मुझे जानकारी है, बट ओ स्मार्ट के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, क्या उद्देश्य है समुद्रयान मिशन? मैम, जो समुद्रयान मिशन है उसका एक प्राथमिक उद्देश्य यह है कि जो पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स हैं और समुद्र के अंदर जो खनिज संसाधन है उसका कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली दोहन किया जा सके और उसका ऐसे तरीके निकाला जा सके जो भारत के जो खास करके जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो हमारा स्ट्रेटेजिक एज है, तो उस एज को लाभ उठाते हुए कैसे हम लोग उन संसाधनों का दोहन कर सके। दूसरा मैम, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो समुद्र के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र है उन पारिस्थितिकी तंत्र का एक मैपिंग सुनिश्चित हो सके ताकि हमें एक जानकारी मिले। किस डेप्थ तक जाने का हमारा प्लान है इस मिशन के अंडर? मैंड मिशन है ये, आप कहाँ तक जाएंगे? सॉरी मैम, मुझे गहराई का अनुमान नहीं है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद शीशी। थैंक यू मैम। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आपने प्लेटो के दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जी मैम। है ना, जिसमें प्लेटो ये कहते हैं कि जो शासक है उसके पास ना तो अपनी कोई निजी संपत्ति होनी चाहिए और ना अपना कोई परिवार। साम्यवाद में वो ऐसा बोलते हैं ना कि शासक के पास उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए और कोई निजी संपत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक ज़्यादा बेहतर शासक हो सकता है। जी मैम। अगर इसके इस पार्ट पे जाते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं ना कि परिवार नहीं होना चाहिए और उसकी प्रासंगिकता को देखते हैं वर्तमान समय में, तो अच्छे और बुरे की बात किए बिना ये तो दिखता है कि मजबूत शासक हैं वो लोग जिनके अपने निजी परिवार नहीं है। तो आपको लगता है कि प्लेटो का ये जो सिद्धांत है वो प्रासंगिक है और सही है, वर्तमान में भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है? मैम, आदर्श रूप में देखें तो प्लेटो की यह बात सही सिद्ध होती है कि राजा के पास अगर ऐसा कोई बंधन का जरिया नहीं रहेगा तो बिल्कुल निर्णय बिल्कुल अप्रभावित रहे हुए और देश और समाज की भलाई के लिए लेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें मैम तो यह शायद संभव नहीं दिखाई पड़ता है कि सारे लोग या हम लोग यह उम्मीद करें कि राजा ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है मैम कि व्यवहारिकता में प्लेटो का जो है सिद्धांत है। और वर्तमान जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था है उसमें तमाम सारी ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं जो अच्छे पदों पे काबिज हैं और उनके अपने निजी परिवार नहीं हैं, ठीक है, और वो एक मजबूत शासक माने जाते हैं सामान्य तौर पर। तो आपको लगता है कि प्लेटो अभी भी प्रासंगिक है उस बात पे? मैम, मुझे लगता है कि प्लेटो के समय की जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जो परिस्थितियां थी और वर्तमान आधुनिक समाज की जो परिस्थितियां, उसमें बहुत ही अंतर है। तो वह शायद एक संयोग भी हो सकता है कि जो जैसा कि आपने कहा कि जो जिनके परिवार नहीं हो एक बहुत ही अच्छे शासक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनमें दूसरी भावना भी आ सकती है, क्योंकि परिवार के माध्यम से कहीं ना कहीं लगाव प्रदर्शित होता है, तो जनता के साथ लगाव को विकसित करने में भी परिवार का लगाव एक सहायक होता है।
तो मैम ऐसा कोई जनरल निष्कर्ष मुझे लगता है कि एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते निकालना उचित नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। बिहार की जो राजनीति है बड़ी उठापटक की राजनीति रहती है ना, ऐसा क्यों है? मैम एक तो रीजन ऐतिहासिक भी रहा है, क्योंकि 1960 के बाद से और 2000 के बीच में लगभग 27-28 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो सत्ता का संघर्ष है उसमें बिहार की जो जातीय और सामाजिक स्थिति है उसका एक बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि अलग अलग वर्गों के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं जो कि वो उस समाज और उस वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को निरूपित करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैम एक बड़ा रीजन यह है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जातीय विविधता है, इस वजह से उठापटक लगी रहती है शायद। ठीक है। तो अभी कोalition गवर्नमेंट है वहाँ पे, मतलब कई दलों की मिलीजुली सरकार है ऐसा। इसके पहले कौन सी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हुई बिहार में, एक दलीय सरकार, जिसमें कोई गठबंधन या ऐसा कुछ नहीं था? मैम ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि अगर आपको बिहार के बारे में कुछ बदलने की शक्ति दे दी जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगे और क्या चीज़ एज इट इज़ रहने देना चाहेंगे? मैम जहाँ तक मुझे बदलने की बात रही तो मैं सबसे पहले जो सामाजिक आर्थिक संकेतक हैं जिस पर बिहार पिछड़ा हुआ है, आइदर वो उसकी साक्षरता दर हो, जैसे देश की साक्षरता दर 74% है, बिहार की 61.8% है। तो मैं सबसे पहले कोशिश यह करूंगा कि साक्षरता दर को कैसे बढ़ाया जा सके। इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो चूंकि अभी भी ठीक है, लेकिन उसको मैं स्कूली लेवल के साथ साथ कॉलेज लेवल तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 95% के ऊपर लाने का प्रयास कोशिश करूंगा कि कैसे किया जा सकता है। दूसरा मैम महिला स्वास्थ्य और महिला शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता में रखूंगा, क्योंकि शिक्षा और महिला स्वास्थ्य दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण कर सकते हैं। रही बात मैम जो एज इट इज रहने दिया जाए, उसमें मैम मैं कहीं ना कहीं बिहार में जो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बिहारी युवाओं में जुझारूपन होता है, तो मुझे लगता है कि उसको एक बेहतर दिशा देने के लिए वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री का निर्माण किया जाए या उसको स्किल्ड जो फोर्स है या उसको कैसे रोजगार में समाहित किया जाए, तो उसके लिए कुछ उपाय, औद्योगिक उपाय अपनाए जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। शशि जी। जी सर। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जी सर, इसके तहत घोषणा की गई है कि 2023 दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? सर चूंकि हमारा जो देश है, हमारे देश के पास इनफ संसाधन है, खाद्य संसाधन है, हमारे गोदामों में काफ़ी ज़्यादा अनाज पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यह कदम सरकार का व्यवहारिक भी है। और दूसरा साथ ही साथ जो देश के पिछड़े और जो सबसे निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर पाएँ तो कहीं ना कहीं वो और जो संकेतक हैं उन पर ध्यान दे पाएंगे। जैसे वो अपने पैसों का उपयोग शिक्षा में कर सकते हैं, अपने पैसों का उपयोग जो एक निम्न कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो एक होनी चाहिए उनके उपभोग में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक स्तर को बढ़ाने के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। आपको लगता नहीं कि इससे एक बड़ी समस्या, दो चुनौतियां दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से? पहली तो ये दिखाई दे रही है कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है 70 साल के बाद भी। तो इसका मतलब अभी हम गरीबी के उस स्तर पर, मतलब 50% से ज़्यादा, एक लगभग 60% जनसंख्या, जी सर, उसको हमें अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। तो भारत इसका मतलब तरफ हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व के नेतृत्वकर्ता बनने वाले हैं, प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं, और दूसरी तरफ हालात बड़े खराब दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि अगर हम मुफ्त अनाज देते हैं, जी सर, तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि लोग मुफ्त अनाज पा जाएंगे, पेट भर जाएगा तो कोई काम ना करें, प्रेरणा खत्म हो जाए? सर जो आपका पहला प्रश्न था उसमें मुझे लगता है कि जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो सरकार की सोच शायद यह नहीं है कि 80 करोड़ लोग, सारे के सारे लोग अनाज खुद से लेने में सक्षम नहीं है। सरकार का जोर यह है कि अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तो अपना जो उनका आय है उस आय को और कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आय को स्तर को बढ़ाने में, अपनी आर्थिक संकेतक को बढ़ाने में। दूसरा सर जो आपने कहा उसमें मैं यह देखूंगा कि आज़ादी के बाद से जो सुधार हुए हैं, आज़ादी के समय जो हमारी गरीबी की प्रतिशतता थी और वर्तमान में जो है उसमें अंतर जो दृष्टिगोचर होता है, उसके अंतर्गत कहना यह उचित नहीं होगा कि इसका दुरुपयोग या इसको नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि मान लीजिए किसी को मुफ्त अनाज मिल जाएगा, जी सर, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ तो है भूख मिटाना। तो उसको जब भोजन मिल गया तो उसके लिए काम करने की प्रेरणा कहाँ बचेगी? सर मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ भोजन की प्राप्ति शायद नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ
खास वर्ग द्वारा यह मे भी आशंका जताई जाए, लेकिन एक ओवरऑल समग्र रूप से देखें तो मनुष्य की जब भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती है तो वह आगे की चीज़ों की ओर ध्यान देता है। तो मुझे लगता है सर कि प्राथमिक तौर पर अगर भोजन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक दूसरा थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखते हैं। अभी जो है एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2027 तक जी सर चीन हमला करके ताइवान पर अपना नियंत्रण कर सकता है। मान लीजिए चीन नियंत्रण कर ले, जी सर, तो जापान के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए जी सर क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं? सर, अगर हम लोग यह संभावना व्यक्त कर लें कि चीन आक्रमण करके ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो जापान के लिए एक, चूंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षा दृष्टिकोण से उस पर एक थ्रेट उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा, क्योंकि हालांकि जापान को यह भय नहीं रहेगा कि उस पर डायरेक्ट चीन द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यह भय रहेगा कि चीन द्वारा पीला सागर और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामकता में बहुत तेजी से बढ़ोतरी की जा सकती है और जो उनके बीच विवादास्पद कुछ द्वीप हैं उन पर चीन द्वारा आक्रामक तरीके से कब्जा भी किया जा सकता है। सर, भारत के लिए इसके मायने यह रहेंगे कि चूंकि भारत और चीन के बीच बहुत ही लंबी सीमा रेखा है और उन सीमा रेखा के दोनों मोर्चों पर, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार जताता है, तो भारत को यह डर रहेगा कि कहीं ना कहीं चीन बाद में सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, या फिर अगर चीन की जो आंतरिक राजनीति है उसमें वहाँ के राष्ट्रपति को ऐसा कभी फील हुआ कि हमें देशभक्ति की भावना बढ़ाकर अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना है, तो वह भारत पर भी आक्रमण करने से शायद संकोच ना करें। सर, अमेरिका के लिए इसके मायने रहेंगे कि चूंकि अमेरिका एक मुक्त और समावेशी इंडो पैसिफिक का पक्षधर है, जिसमें वह नौ परिवहन की स्वतंत्रता को वरीयता देता है और साथ ही साथ वह जो वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन है उसको बनाए रखने का पक्षधर है। तो मुझे लगता है सर कि अमेरिका को निसंदेह यह डर सताएगा कि चीन की जो आक्रामकता है वह ना सिर्फ इंडो पैसिफिक में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ सकती है। चलिए, मान लेते हैं कि अगर नियंत्रण हो ही जाता है, जी सर, तो उस दशा में भारत को क्या तैयारियां रखनी चाहिए? सर, पहले तो मेरा यह मानना है कि शायद नियंत्रण ना हो पाए। मैं सॉरी सर, इसमें आपसे असहमत हूँ थोड़ा सा, लेकिन बात कर रहा हूँ। जी सर, अगर चीन द्वारा उस पर जबरदस्ती कब्जा कर भी लिया जाता है तो चूंकि भारत अभी जैसा कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनने की ओर आगे और हम लोग विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को थोड़ा और बढ़ाएगा और हम लोग अपनी जो उत्तरी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेंगे जो वर्तमान में थोड़ा कमज़ोर है, और वहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न करेंगे जिसमें ना सिर्फ भौगोलिक सुरक्षा हो, साथ ही साथ डिजिटल और जो हमारी स्पेस शक्ति है उसका उपयोग करके 24 घंटे की निगरानी हो और चीन की तैयारियों का जायजा लेकर अपनी तैयारियों को भी उसी अनुरूप बढ़ाने की कोशिश हमारी रहेगी। चलिए, शशि शेखर, आप फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, आपने BSc MSc किया है और PSIR आपने बाद में पढ़ा पॉलिटिकल साइंस। जी सर। 2022 का नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिला, जी सर, किस ज्ञान के आधार पर मिला, किस रिसर्च के बेस पर मिला? सर, 3 व्यक्तियों को दिया गया जिसमें एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन से जुड़े हैं और दूसरे एंटेंगलमेंट थ्योरी और इनइक्वलिटी से जुड़े हुए हैं। एंटेंगलमेंट क्या है? सर, एंटेंगलमेंट में क्वांटम थ्योरी में यह माना जाता है कि जो 2 सब एटॉमिक कण हैं वह आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक कण की अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लें तो दूसरे कण की जानकारी को भी इकट्ठा किया जा सकता है। ये 2 कण कहाँ हो सकते हैं, इनकी लोकेशन क्या हो सकती है? सर, वो हर जगह विद्यमान है, क्योंकि जैसे हम लोग फोटोन्स की बात करें तो लाइट को ऐसा माना जाता है कि फोटोन्स पार्टिकल के पॉकेट्स हैं, तो उसमें जो 2 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो पेयर में, ऐसा माना जाता है क्वांटम फिजिक्स में कि 2 पेयर में रहते हैं। हाँ, तो जो पेयर बनेगा 2 पार्टिकल्स का, उन पार्टिकल्स की लोकेशन एक साथ होना जरूरी है या दूर भी हो सकती है? सर, बिल्कुल एक साथ होना जरूरी है, लेकिन हम लोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन में यही, इसी बार का जो नोबेल प्राइज मिला उसमें यही दर्शाने का कोशिश किया गया कि उस कण को दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है और उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। टेलीपोर्ट किया जा सकता है, वरना वो साथ साथ ही होते हैं हमेशा? सामान्यतः सर युग में 2 पेयर में ही क्वांटम, जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, रहते हैं। और ये वेव और पार्टिकल की जो डाइकोटमी है वो डाइकोटमी क्वांटम फिजिक्स में कैसे खत्म होती है? सर, वेव और पार्टिकल जो डुअलिटी है उसी से कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो क्वांटम फिजिक्स का मुझे लगता है सर वो एक मूल वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में जिसको हम नव उदारवाद कहते हैं, जी सर, नियो लिबरलिज्म, जी सर, वो लिबरलिज्म यानी उदारवाद से कैसे अलग है? सर, जो क्लासिकल उदारवाद है और जो नव उदारवाद है उसमें मूलभूत समानताएं ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि दोनों कम राज्य के पक्षधर हैं और एक नाइट वॉचमैन स्टेट के ही पक्षधर में माने जाते हैं सामान्यतः। लेकिन जो नव उदारवाद है वो
इस मायने में क्लासिकल उदारवाद से अलग है कि क्लासिकल उदारवाद में राज्य को एकदम ही अलग रखने की, जैसे सिर्फ पुलिस व्यवस्था देखे, राज्य कानून व्यवस्था देखे, सेना संभाले और बाजार को अपने हिसाब से छोड़ दे। लेकिन जो नौ उदारवाद है, नौ उदारवाद में किया गया कि छोड़ने की जगह उसको रेगुलेट या नियंत्रण का थोड़ा सा पुट भाव आता है इसमें। थियरी ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है सर? जो थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट है यह कहीं ना कहीं न्याय से भी जुड़ता है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है शायद नॉजिक के द्वारा, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कि उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे अहम है, और जो व्यक्ति जिस स्तर का हक रखता है या जो उसमें जो क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के अनुसार जो उसे प्राप्त होना चाहिए, अगर वह प्राप्त हो रहा है तो समाज वास्तविक रूप से न्यायपूर्ण समाज है, और अगर वह प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो समाज के लक्षण है वो नव मार्क्सवाद पारंपरिक मार्क्सवाद से किन अर्थों में अलग है? सर, पारंपरिक मार्क्सवाद का जो मूल कॉन्सेप्ट ये था कि राज्य जो उसकी आदर्श अवस्था थी उसमें यह था कि राज्य की समाप्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसमें बीच में जो अधिनायकवाद का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें राज्य को मिनिमम करने का प्रयास पहले किया जाए, उसके बाद उसकी जो अगली अवस्था है उसमें राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। अधिनायकवाद में राज्य मिनिमम होता है? नहीं, राज्य सर होता है, लेकिन राज्य का जो राज्य की शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां अधिकतम होती है, लेकिन राज्य को मिनिमम वहां करने का प्रयास किया जाता है ताकि राज्य का हस्तक्षेप समाज के हर वर्गों पर कम हो जाए धीरे धीरे। और जो नौ मार्क्सवाद है सर, उसमें कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा यह प्रयास करवाने का कोशिश किया जाता है कि राज्य एक तरीके से साम्यवादी समाज की ओर बढ़ने में सहायक हो सके। शशि जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लगा? सर, मैंने कोशिश की अच्छा करने की, हालांकि जो PSI रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मुद्दे थे, उस पर मैं उतनी गहराई और स्पष्ट रूप से क्रिस्प तरीके से शायद नहीं बता पाया। क्या बात है, ये काम भी आपने कर दिया। सॉरी सर। जो हमें करना था। नहीं, सॉरी नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया। चलिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पहली बात तो ये है, और हमें लग रहा है कि बढ़िया होगा। थैंक यू सर। ठीक है, एंट्री आपकी बढ़िया थी, ड्रेस आपकी बढ़िया है, बैठने का तरीका भी ठीक है, इंट्रोडक्शन भी आपने अच्छे से दिया। थैंक यू सर। आपके इंटरव्यू की सबसे बड़ी गलती जो शुरुआत में हुई, वो आपका एक ऐसा प्रयास था कि आप एक मेंबर से बात करते हो सबको देखते रहें। किसी ने आपको पट्टी पढ़ाई है कि साइमल्टेनियस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है ना? जी मैम। उसे पूरी तरह से मन से निकाल दो, ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर मुझसे बात करते हो आप उनको देख रहे हैं तो उनको भी बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। बिल्कुल सर। तो बाद में आप ठीक हो गए थे। सिंपल सी बात है, जिससे बात करनी है उसी को देखना है बस। मैं सर पहले ऐसे ही देखता था, बट मुझे कहीं से फीडबैक्स मिले। कोई भी इंसान ऐसे ही देखता है आमतौर पर जीवन में। जी सर। तो जैसे जीवन में देखते हो, अगर आप घर में बैठे हो, 4 लोग हो, आप किसी एक से बात कर रहे हैं तो किसको देखते हैं उस समय? उसी को देखते हैं। कॉन्टेक्ट में इतनी सिंपल सी बात है, पता नहीं लोग कहाँ से सीख के आ जाते हैं और एक अजीब कृत्रिम तरीके से सबको देखते हैं, जिससे आपको भी दिक्कत हो रही है और हम सबको लग रहा है कि हम पे जासूसी की जा रही है। सॉरी सर। नहीं, सॉरी नहीं, आप समझिए इस बात को, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट आता है सर्विलांस सोसाइटी। जी सर। जिसका मतलब है कि आजकल मनुष्य को हर क्षण चौकन्ना रहना है कि उस पर कोई ना कोई कैमरा निगाह रख रहा है। जी सर। तो जब आप किसी को देखते हैं, बात एक्स से कर रहे हैं, देख वाई को रहे हैं, तो वाई को लगता है कि उस पर नजर आप रख रहे हैं, तो क्या फायदा उसका? जी सर। है ना? इरिटेशन अगर होगी मेंबर्स को तो नुकसान आपको ही होगा। बिल्कुल सर। ट्राइबल्स के मामले में सेंटिनल वगैरह क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है, जी सर, ध्यान से देख लीजिए, जारवा अलग कम्युनिटी है, सेंटिनलीज अलग कम्युनिटी है, और इसके साथ भारत सरकार का एक विशेष रुझान ये है, भारत मानता है कि हमारा अपना हिस्सा है, लेकिन उनसे आज तक बात तो हुई नहीं है, तो कुछ देश इस पर आपत्ति करते हैं। तो भारत सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जी सर। सुनामी के समय रिस्क था कि शायद वो सब लोग मर तो नहीं गए, लेकिन बाद में देखा गया कि वो जिंदा है। जी सर। हेलीकॉप्टर से सर्वे हुआ तो वो जिंदा थे। जी सर। तो वहाँ जो भी जाता है वो उसको मार देते हैं। तो वो ईसाई पादरी जब गया अमेरिकन तो उसकी हत्या हो गई वहाँ पर। तो वो देख लीजिएगा, जारवा भी देखिए, बाकी जो ट्राइब्स हैं वो देख लीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे अभी ट्राइब्स को स्टडी किया हुआ है ठीक से। शशि शेखर जो नाम है आपका, इस पे आपका जर्नलिस्ट एंड अच्छा रहा, सैटेलाइट प्रोग्राम भी आपका ठीक था, चंद्रयान भी ठीक था, ज्योतिष वाला भी आपने ठीक आंसर दिया, लूनर मंथ वगैरह सब ठीक है। मुझे लगता है आपने ठीक से तैयारी की है इस विषय पे, है ना? फिजिक्स आपका बहुत अच्छा है, PSIR आपका बहुत अच्छा है। मैंने अंत में जितने सवाल पूछे
आपने सब पे सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये नव मार्क्सवाद से भी इतना ही मैं देखना चाह रहा था कि आपको आइडिया है या नहीं है, तो सब पे आइडिया अच्छा खासा था। एक्सप्रेशन में एक सुझाव हम सबका ये कि थोड़ा सा अगर आप उत्तर छोटे कर सकें। जी सर। कहीं कहीं लगता है कि बहुत लंबे प्रवचन जैसे उत्तर हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उत्तर छोटा कर लेंगे तो फायदा रहेगा। जी सर। और कुछ पूछना है आपको? सर मुझे एक पूछना है कि मैं क्या ज़्यादा मैकेनिकल रूप से था या फिर मैं सहज था? अगर आप क्रिस्प हो जाएंगे तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं जो कहना चाह रहा था वो यही कि जब बहुत लंबे उत्तर हो रहे हैं एक ही फ्लो में लगातार, तो कहीं कहीं मैकेनिकल फीलिंग आ रही है। जी सर। लेकिन वो केवल वहाँ आ रही है जहाँ उत्तर बहुत लंबा हो रहा है। जी सर। थोड़ा बीच में मुस्कुरा भी देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर। अभी थोड़ा सा मुस्कुराहट और जिंदा दिली की कमी दिख रही है। जी सर। पर क्योंकि आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा फील नहीं हो रहा। जी सर। थोड़ा सा बीच में मुस्कुराएंगे तो और अच्छा रहेगा, मतलब जहाँ मुस्कुराने की वजह हो बस वहाँ। जी सर। है ना? बाकी आपका लेवल अच्छा है इंटरव्यू में, मतलब मेरा अनुमान है कि आप मिनिमम 170s और 200 के बीच में कहीं ना कहीं होने चाहिए आराम से, अगर उस दिन आपका इंटरव्यू ठीक हो जाता है। जी सर। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। आपका सिलेक्शन, मेरे ख्याल से सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए, सिर्फ रैंक की बात है क्या आता है। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।